नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों साइंस का एग्जाम टाइप आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। सारा प्रश्न दोस्तों एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और आप लोग लाइव क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो नया स्टूडेंट है उनके लिए टाइम आपको बता देते हैं। रात 8:30 बजे से लाइव टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल रहता है, ठीक ना। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ठीक है। आप प्रत्येक दिन 8:30 बजे आइएगा, क्लास ज्वाइन कीजिएगा। लाइव क्लास आपका प्रत्येक दिन 8:30 बजे रात में होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर बतावें। क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्थायी जो चुंबक होता है और विद्युत चुंबक होता है, यह दोनों में अंतर क्या क्या है, उसी के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर में लिखिएगा कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले आपको लिखना है, उत्तर देकर के लिख देना है कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। चाहे तो आप कॉलम बना के इस तरह से भी अंतर आप लिख सकते हैं, या फिर आगे अस्थायी चुंबक में आपका 4 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद विद्युत चुंबक में 4 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। कॉलम बना के लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, एक साइड अस्थायी चुंबक और एक साइड विद्युत चुंबक लिखना है, ठीक है। और पॉइंट बाई पॉइंट हमें दोनों में लिखते चलना है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे अस्थायी चुंबक में कि अस्थायी चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। यह अस्थायी चुंबक जो है दोस्तों, यह अस्थायी चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरा, ये पहला पॉइंट इधर इस साइड लिखेंगे, विद्युत चुंबक में पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि जब तक धारा बहती है तभी तक यह चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है, इसमें जब तक धारा बहेगी तभी तक यह चुंबक का गुण इसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन यह अस्थायी चुंबक है, इसमें ये जो अस्थायी चुंबक है, यानी कि इसमें धारा बहेगी नहीं भी बहेगी तब पर भी इसमें चुंबक का गुण रहेगा। ये हो गया पहला पॉइंट, दोनों में हो गया, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे अस्थायी चुंबक में। लिखिएगा कि ध्रुव निश्चित रहता है। किसमें जी? अस्थायी चुंबक में जो है ध्रुव निश्चित रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए विद्युत चुंबक में। इसमें लिखिएगा कि धारा की जो दिशा को बदलने पर ध्रुव बदलता है। देखिए ये जो क्वेश्चन, दूसरा जो पॉइंट है विद्युत चुंबक में, कह रहा है कि धारा की दिशा को बदलने पर ध्रुव भी बदल जाता है। तो यह किस में होता है? विद्युत चुंबक में होता है। तो देखिए जितने भी अंतर बता रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को याद रखिएगा, तब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपका याद आ जाएगा कि ये सब जो पॉइंट है हमने अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के अंतर में पढ़े हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। 2 पॉइंट हो गया दोनों में। अब तीसरा पॉइंत देखिए अस्थायी और विद्युत चुंबक में। तीसरा पॉइंट है अस्थायी चुंबक में। इसमें कह रहा है कि चुंबकीय शक्ति ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि ज्यों का त्यों रहता है। किसमें? तो अस्थायी चुंबक में। जो चुंबक की जो पावर जो होती है, चुंबक की जो शक्ति होती है, वो ज्यों का त्यों रहता है, कोई चेंज नहीं होता है अस्थायी चुंबक में, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग विद्युत चुंबक में लिखेंगे कि चुंबक की शक्ति बदल जाता है। ये विद्युत चुंबकीय में चुंबक की शक्ति बदल जाता है जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या बदल जाए और धारा बदल जाए। देखिए जब कुंडली में तार की फेरों की संख्या यदि बदल जाएगा तो चुंबक की शक्ति भी बदल जाएगी और धारा भी बदल जाएगी। तो यह जो घटना है किस में घटता है? तो विद्युत चुंबकीय में घटता है। लेकिन अस्थायी चुंबक में जो चुंबक की शक्ति, जो चुंबक की पावर होती है, वो ज्यों का त्यों रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किस चुंबक में चुंबक की शक्ति ज्यों का त्यों रहता है? तो अस्थायी चुंबक में, ठीक है। और चुंबक की शक्ति और धारा का मान किस में बदलता है? तो विद्युतीय चुंबक में बदलता है, ठीक है। समझ ही रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट में क्या कर रहा है कि विचुंबकित आसानी से नहीं होता। चुंबकित जो है यह आसानी से अस्थायी चुंबक में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबक में
आसानी से विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट में क्या लिखिएगा, अस्थायी चुंबक की ओर लिखिएगा कि विचुंबकित आसानी से नहीं होता, और विद्युत चुंबक में लिखिएगा कि आसानी से विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट भी यदि आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट काफ़ी आसान पॉइंट है, एक दो बार पढ़िएगा ना, रिवीजन कीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद ही कर लीजिएगा, इससे सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म रहिए कि 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि चुंबक की गति के कारण परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम बतावे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चुंबक की गति के कारण जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के से जो द्वारा परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को जो निर्धारित करने वाला जो नियम है, उस नियम को बताइए, किस नियम के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में चालक परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि किसके दाएं हाथ के नियम से चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। आगे लिखिएगा कि जब दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, ठीक है, जब दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली, यहाँ पर देखिए माध्यमिका होगा, ठीक है, नहीं कि बीच वाला, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तर्जनी अंगुली, उसके बाद माध्यमिका अंगुली यानी कि बीच वाली अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि 3 उंगलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। तीनों अंगुलियां जो है, तर्जनी हो गया, माध्यमिका हो गया और ये अंगूठा हो गया, तीनों को इस तरह से हमें फैलाना है कि तीनों लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, जहाँ तर्जनी उंगली जो है, ठीक है, जहाँ तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय बल की दिशा को सूचित करेगा। तो यहाँ से देखिए, याद रखिएगा दोस्तों कि फ्लेमिंग के वाम हस्त में तर्जनी उंगली किसकी इंगित करता है, यानी कि किसको सूचित करता है, तो चुंबकीय बल की दिशा को सूचित करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया, तो आप इसे याद रखिएगा। और अंगूठा चुंबक की गति के दिशा को इंगित करता है। तो आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसको इंगित करता है, तो ऑप्शन रहेगा चुंबक की गति के दिशा को, चुंबक की बल की दिशा को, धारा की दिशा को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका चुंबक की गति को, दिशा को इंगित करता है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो आप इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक वीडियो देखिए। तो अंगूठा किसको सूचित करेगा, तो चुंबक की गति की दिशा को सूचित करेगा। ठीक है, और माध्यमिका जो है, तो माध्यमिका उंगली जो है प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में माध्यमिका जो उंगली है, बीच वाली जो उंगली है, वो किसको इंगित करता है, किसको सूचित करता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करता है। ठीक है, आप इसका फिगर भी बनाइएगा। फिगर देखिए, इसमें हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, फिगर आपको हम साइड से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका फिगर भी बना दीजिएगा तो और ज़्यादा मतलब कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर भी आप बना दीजिएगा। फिगर आप लोग बुक वगैरह में देखिएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम में। लेकिन इतना ये जो अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है, ये अपनी भाषा में लिख करके फिगर हमें बना देना है। ठीक ना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन से कन्फर्म रहिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहे या दाएं हस्त नियम कहे, या दोनों क्वेश्चन को यदि मिला दिया जाए तो 1 से 3 यानी कि 2 एक प्रश्न आपका एग्जाम में कन्फर्म रहिए कि पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग मिलाकर आपका इस एक क्वेश्चन से आपका आएगा तो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100%, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन से आपका 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम और बाएं हस्त नियम दोनों से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, और 6 में से दोस्तों 1-2 प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो इन साल भी पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक ना, बता दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि एक्वारेजिया से क्या समझते हैं,
एक्वारेजिया से क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्वारेजिया से क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो उत्तर में लिखिएगा कि एक्वारेजिया जो है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया जो है किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। और किस अनुपात में होता है, तो 3:1 के अनुपात में होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वारेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों। और दोनों का अनुपात पूछेगा तो अनुपात याद रखिएगा 3:1 के अनुपात में मिला हुआ रहता है। ठीक है, एक्वारेजिया जो दोस्तों यह गोल्ड यानी सोना को भी गला सकता है। सोना जो होता है ना, गोल्ड वगैरह, उसको भी एक्वारेजिया गला सकता है। जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। यदि एक करके यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना को डालेंगे तो नहीं गलेगा, नाइट्रिक अम्ल में हम सोना को डालेंगे तो नहीं गलेगा। लेकिन दोनों यदि मिला हुआ रहता है जो एक्वारेजिया बन जाता है, यदि उसमें हम सोना को डाल देंगे तो गल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एक्वारेजिया भवगता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। एक्वारेजिया जो है यह भवकता द्रव होने के साथ साथ यह प्रबल संक्षारक भी है। ठीक है, यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो सोना तथा प्लेटिनम को भी आसानी से गला सकता है। सोचिए, प्लेटिनम को भी गला सकता है एक्वारेजिया। ठीक ना, तो सोना प्लेटिनम के सामने तो सोना कुछ नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि एक्वारेजिया का जो मिश्रण है यह किन दो अम्लों का मिश्रण है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। किस अनुपात में मिला हुआ रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो 3:1 के अनुपात में मिला रहता है। और इसमें सोना का क्या किया जाता है, सोना गला दिया जाता है। सोना और प्लेटिनम को जो है आसानी से गला सकता है एक्वारेजिया। ठीक है, तो इससे भी 3 ऑब्जेक्टिव आ गया है। आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी याद रखना होगा। ठीक ना, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोन में रख लीजिए और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये शायद 17 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, 2017 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा है कि ध्वनिक यानी कि सोनेरस किसे कहते हैं, ध्वनिक किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, जब धातु कठोर सतह से टकराता है तो उस धातु से जो विशेष प्रकार की एक ध्वनि जो उत्पन्न होती है, इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। प्रकार की धातुएं, देखिए यहाँ पर इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती हैं। किस प्रकार की धातुएं, जो धातु कठोर सतह से टकरा के एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो उसे धातुइक ध्वनि कहते हैं। और इस प्रकार की जो धातु होगा उसे ध्वनिक कहलाते हैं। ठीक है, धातुएं ध्वनिक कहलाते हैं। जैसे स्कूल की घंटी से जो निकलने वाली ध्वनि है वह किसका उदाहरण है, तो ध्वनिक सोरेंस की उदाहरण है, सोनरस की। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, भी प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिलहाल अभी 1-2 साल से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसमें भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि 2-3 साल से नहीं पूछा है तो शायद इस बार पूछ सके। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि धातु किसी कठोर सतह से टकराया और यहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न हुआ, विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो वह जो ध्वनि है धातुइक ध्वनि होगा। ठीक है, और इस प्रकार की धातु जो है जो टकराता है और आवाज़ उत्पन्न करता है वो धातुएं ध्वनिक कहलाती है। जैसे स्कूल में जो घंटी वगैरह बजाया जाता है तो ये सब जो उदाहरण है ये धातुई ध्वनिक का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, लास्ट क्वेश्चन है कि 22 कैरेट सोना का क्या अर्थ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 22 कैरेट जो सोना है, सोना शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सभी को पता है। तो 22 कैरेट सोना का क्या अर्थ है, तो उत्तर में लिखिएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नर्म होता है। जो शुद्ध सोना होता है ना 24 कैरेट का सोना, यह काफ़ी नर्म सोना होता है, यानी मुलायम होता है। ठीक है, इससे आभूषण बनाना कठिन होता है। लेकिन नर्म होने के कारण दोस्तों इसे आभूषण वगैरह बनाने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। और अभी फिलहाल जितने भी आभूषण आ रहे हैं ना वो 24 कैरेट सोना का नहीं रहता है आभूषण। ठीक है, आगे हम इसमें बताएंगे। आभूषण बनाना कठिन है। आजकल यहाँ पर देखिए गले नहीं, आजकल
जो गले वगैरह का जो आभूषण होता है, ठीक है, बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। आजकल जितने भी आभूषण होते हैं उस आभूषण को बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोने थोड़ा कठोर होता है। अब क्यों कठोर होता है? तो इसमें 22 भाग जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, बाकी के 2 भाग तांबा या चांदी मिला हुआ रहता है। अभी के जो आभूषण वगैरह बन के सिकड़ी चांदी जो भी आ रहा है वो सभी 22 कैरेट का बना हुआ रहता है। इसीलिए क्योंकि थोड़ा कठोर होता है, इसीलिए आभूषण बनाने में आसानी होती है। और इसमें जो 22 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, लेकिन 2 कैरेट जो है अन्य धातुएं होती हैं, जैसे तांबा हो गया, ये आपका चांदी हो गया, ये सब मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सोना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव क्लास दोस्तों आपका 8:30 बजे से चल रहा है, तो जो स्टूडेंट लाइव क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, रात में आपका लाइव क्लास 8:30 बजे से चलता है, तो रात 8:30 बजे से लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। अभी से लेके एग्जाम तक आपका लाइव क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।